नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान हिंदी भाषा और संप्रेक्षण भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने ये जाना था कि संप्रेक्षण की अवधारणा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और संप्रेक्षण का महत्व क्या है। आज के वक्तव्य में हम संप्रेक्षण के विभिन्न घटकों के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेक्षण के कार्य क्या हैं। संप्रेक्षण के घटक, इन्हें हम तत्व भी कह सकते हैं। प्रेक्षक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। पिछले वक्तव्य में हमने ये जाना था कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक प्रेक्षक जिस संदेश को ग्रहीता के पास भेज रहा है, ग्रहीता उसको प्राप्त करने के उपरांत उसकी प्रतिपुष्टि नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि वाहक अपने संदेश को संप्रेक्षित करता है और उसके बाद वो संदेश किसी ना किसी माध्यम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, पत्र द्वारा, संकेतों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो मौखिक हो, सांकेतिक हो, लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से वो ग्रहीता के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर ग्रहीता या संदेश प्राप्त करने वाला ग्राही उसको डिकोड करता है। प्रेक्षक ने क्या संदेश दिया था, वो उस संदेश के माध्यम से क्या कहना चाहता है, और जब वो उस संदेश को प्राप्त कर लेता है, उसको डिकोड कर लेता है, उसके अनुसार कार्य कर लेता है, तो वह उसकी प्रतिपुष्टि करता है। ये प्रतिपुष्टि जरूरी नहीं है कि सकारात्मक हो सकता है वो विचारों से सहमत हो, और ये भी हो सकता है कि वो प्रेक्षक के विचारों से असहमति रखता हो। दोनों ही उसमें उसको अपनी प्रतिपुष्टि देनी होती है। अब हम एक एक करके विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। संप्रेक्षण में प्रेक्षक, जिसे अंग्रेजी में सेंडर कहते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रेक्षक वह व्यक्ति विशेष होता है जो संदेश, मैसेज को आरंभ करता है, उसे कूटबद्ध करता है, एनकोड करता है। इसके बाद वो ग्रहीता, जिसे आप प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, रिसीवर भी कहते हैं, उस तक भेजता है। प्रेक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि वह ये सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा भेजा गया संदेश स्पष्ट हो, सटीक हो और प्राप्तकर्ता के समझने के योग्य हो। मान लीजिए आप किसी बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि सेब का पेड़ और आम का पेड़ अलग अलग है, तो आपको उसके लेवल पर, उसके स्तर पर उतरकर अपनी बात को कहना होगा, अन्यथा वो उस बात को समझ नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी संदेश दिया जा रहा है, पंखे को बंद कर दो। अब ये बहुत ज़रूरी है कि पंखे का जो अर्थ प्रेक्षक ने लगाया है, प्राप्तकर्ता को भी पंखे का वही अर्थ पता हो। ऐसा ना हो कि वो बिजली को बंद कर दे। स्पष्ट हो, सटीक हो, उसके द्वि अर्थ ना निकलते हों, एक ही स्पष्ट अर्थ निकले। जो कुछ भी कहा जा रहा है ठीक वैसा ही
प्राप्तकर्ता उसका अर्थ समझे। उस प्रेषक को संदेश का निर्माण करना होता है। इस संदेश का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेषक उस संदेश विशेष के लिए आवश्यक जानकारी, विचारों, भावनाओं अथवा निर्देशों का संचय करके संदेश का निर्माण करे। आधी अधूरी जानकारी से दिया गया संदेश निश्चित रूप से भ्रामक होगा, और जब संदेश भ्रामक होगा तो प्राप्तकर्ता भी उसको सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रेषक अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अथवा प्रतीकों में परिवर्तित करके उसे एनकोडिंग या कूट संकेतन के माध्यम से भेजता है। इसके बाद प्रेषक की जिम्मेदारी होती है कि वे निर्णय ले कि उसे अपना संदेश किस माध्यम से प्रेषित करना है। दूसरे व्यक्ति तक मौखिक रूप से उस बात को कहना है, लिखित रूप से उसे भेजना है, या दृश्य अथवा डिजिटल माध्यमों का अवलंब लेना है। ये प्रेषक की पूर्णतः जिम्मेदारी होती है कि वो संदेश के अनुसार माध्यम का चयन करे। प्रेषक के लिए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि संदेश इतना स्पष्ट हो कि प्राप्तकर्ता के लिए थोड़ी सी भी अस्पष्टता की गुंजाइश ना रहे, गलती होने की कोई संभावना ही शेष ना रहे। क्योंकि यदि ग्रहिता ठीक से समझेगा ही नहीं तो वो बार बार उस चीज को पूछेगा अपनी प्रतिपुष्टि में, तो संदेश को ग्रहिता के पास पहुंचने में विलंब हो सकता है। इसके साथ ही प्रेषक के लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि वह प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि, जिसे हम अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं, की आशा रखे, जिससे वे समझ सके कि उसने जो संदेश भेजा है वो सही, सटीक, बिना किसी द्विअर्थ के प्रेषित हो गया है और अब उस संदेश के अनुसार कार्य किया जाएगा। संदेश किसे कहते हैं? संदेश संचार में वह सूचना, विचार, भावना या जानकारी होती है जो एक व्यक्ति, ये व्यक्ति कौन है? प्रेषक, दूसरे व्यक्ति अर्थात ग्रहिता या प्राप्तकर्ता को पहुंचाना या संप्रेषित करना चाहता है। यह मौखिक, लिखित या गैर मौखिक, डिजिटल, सांकेतिक, दृश्य श्रव्य माध्यम किसी भी तरह का हो सकता है। इसका उद्देश्य केवल प्राप्तकर्ता को विषय को समझाना, विषय की पूर्ण जानकारी देना, उसे विषय के विषय में प्रेरित करना या सूचित करना होता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को भेजा जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रेषक माध्यम का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखे कि संदेश केवल एक व्यक्ति तक जा रहा है, तो कई बार हम मौखिक संप्रेषण का भी सहारा ले सकते हैं। अगर कार्यालय में बॉस या जो अधिकारी है
वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कोई संदेश देना चाहता है तो वो लिखित रूप में भी देता है। अगर हम किसी पोलियो का कोई वैक्सीनेशन हो रहा है, कोई अभियान हम छेड़ रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान आजकल चल रहा है, इसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, तो इस संदेश के लिए हम डिजिटल माध्यम का भी सहारा ले सकते हैं। तो प्रेषक की सफलता का आधार उसके द्वारा भेजा गया संदेश होता है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य, भाषावाद या अन्य किसी भी तरह की बुराइयों से युक्त नहीं होना चाहिए। वे जन सामान्य के अंदर प्रेम, सहयोग, भाईचारा, सेवा, ममत्व, सहानुभूति और सौहार्द की वृद्धि करने वाला होना चाहिए। संप्रेषण में संदेश का महत्व क्या है? एक पहला महत्व है सूचना का माध्यम। संदेश के द्वारा ही प्रेषक अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूचना को पहुंचाने का माध्यम संदेश है, अर्थ का वाहक है। संदेश में, सूचना में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ होता है, कोई ना कोई मतलब उसका होता है। अर्थहीन, बेमतलब का संदेश कोई भी मायने नहीं रखता। इसी अर्थ को समझाने के लिए संदेश को ग्रहीता के पास भेजना आवश्यक हो जाता है। संदेश संप्रेषण की सफलता का कारक भी होता है। संदेश की स्पष्टता, उसका प्रभावशाली होना संप्रेषण की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ का आधार बनता है। संदेश प्राप्तकर्ता को प्रेषक के विचारों, भावनाओं या उसके इरादों को समझने में ये संदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उस संदेश के माध्यम से ही हमें समझ में आ सकता है कि प्रेषक हमसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, किसी कार्य विशेष के लिए उसके दिमाग में कौन कौन सी रणनीतियां चल रही हैं, उन रणनीतियों का क्या अर्थ है। इसके साथ ही संदेश कार्यवाही को प्रेरित करता है। प्रभावी संदेश प्राप्त करना एक प्राप्तकर्ता के लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि वो संदेश के द्वारा ही कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, बाध्य होता है। मान लीजिए उसको कोई काम करने के लिए दिया गया और वो उस काम के विषय में पूरी जानकारी नहीं रखता, तो ये उसकी बाध्यता हो जाएगी कि उस कार्य को करने के लिए उसे उसकी पूरी समझनी होगी। वो उस बारे में सारी जानकारियां एकत्रित करेगा और तब उस संदेश के आधार पर कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। प्रभावी संदेश के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्पष्टता, संदेश को स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर संदेश स्पष्ट नहीं होगा तब ग्रहीता अस्पष्ट संदेश को ग्रहण कर कोई ना कोई त्रुटि अवश्य करेगा। संक्षिप्तता, संदेश को स्पष्ट होने के साथ साथ संक्षिप्त भी होना चाहिए, टू द पॉइंट।
अगर संक्षिप्त नहीं होगा तो ग्रहिता उसी में ही उलझकर रह जाएगा। इसके साथ ही प्रेक्षक को उस संदर्भ को देना भी आवश्यक हो जाता है जिसके विषय में वो बात कर रहा है। बिना संदर्भ के संदर्भहीन संदेश का भेजना ग्राहक के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रहिता को समझ ही नहीं आता कि मुझे जो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है वो है क्या, मुझे करना क्या है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे कल की फाइल लाकर दो। अब कल कार्यालय में बहुत सारे काम हुए हैं, कौन सी फाइल लाके देनी है, किस नंबर की फाइल लाकर देनी है, उस फाइल में किस विषय से संबंधित कागज रखे गए हैं। इसलिए संदर्भ का देना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम जो घटक हमें ध्यान रखना चाहिए वो है प्राप्तकर्ता की समझ। अधिकारी को ये समझना चाहिए कि वो जिस पद पर है उस पद के अनुसार उसकी समझ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अलग है। या इसको हम दूसरी तरह से समझिए कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने के लिए विषय को इतना सरस, इतना रोचक बनाना पड़ता है कि वो उस छात्र की समझ के अनुकूल, उसके स्तर के अनुकूल आ जाए, तभी वो विषय को समझ सकेगा। अन्यथा अगर अपनी विद्वत्ता में वो जकड़ा रहेगा तो कभी भी अपने छात्रों को उनके स्तरानुकूल विषय को नहीं समझा पाएगा। अनावश्यक शब्दों से युक्त संदेश केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं, केवल शब्दों का एक जाल फैला देते हैं जिसमें ग्रहिता उलझकर रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेक्षक द्वारा भेजा गया संदेश स्पष्ट, समझने में आसान और संक्षिप्त होना चाहिए, विभिन्न संदर्भों से युक्त होना चाहिए और प्राप्तकर्ता की समझ के अनुसार होना चाहिए। दूसरा संप्रेषण का घटक है ग्रहिता। ग्रहिता मतलब रिसीवर। उस संदेश को कौन प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता कौन है, इसकी भूमिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वे प्रेक्षक को ना के संदेश को प्राप्त करने वाला ही नहीं होता, उस संदेश को समझने वाला भी होता है और उस संदेश को समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। अपनी सहमति असहमति देने का दायित्व भी ग्रहिता के ऊपर होता है। इसलिए प्रेक्षक द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहिता को ध्यान से सुनना, पढ़ना या समझना चाहिए। अगर वो इधर उधर बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए संदेश को पढ़ता या सुनता है तो उसकी समझने की क्षमता निश्चित रूप से कम होगी और वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ पाएगा उसके अनुसार ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। संदेश में दिए गए निर्देशों, संकेतों को भी ग्रहिता को सूक्ष्म दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। जरूरी नहीं है कि प्रेक्षक एक एक बात को खोलकर हमें बोले। कई बार संक्षिप्तता होने के लिए उसे मोटे तौर पर अपनी बात को कहना पड़ता है और इसलिए संदेश प्राप्त करने वाले के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो निर्देशों को या संकेतों को
बहुत ध्यान से देखे, तभी वो ठीक ढंग से संकेत को या संदेश को समझ पाएगा। ग्रहिता को ही ग्राही, प्रापक या प्राप्तकर्ता, ग्रहणकर्ता या विषयी भी कहा जाता है। जरूरी है कि ग्रहिता संदेश को उचित तरीके से समझे। जो कुछ भी प्रेषक संदेश में अर्थ देना चाहता है, जो कुछ भी समझाना चाहता है, प्रेषक के जो मनोभाव हैं, उन सब को ठीक ढंग से सही अर्थों में समझना उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहिता द्वारा संदेश को जिस रूप में समझा जाएगा वो उसी रूप में उसके अनुसार कार्य करेगा। प्रतिक्रिया देना ग्रहिता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण करने के उपरांत अपनी प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि या फीडबैक, हम उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसे दे। ये प्रतिक्रिया मौखिक रूप से भी हो सकती है कि मैंने आपका संदेश ग्रहण किया, मैं शीघ्र इस पर कार्य करूँगा या करूँगी। लिखित रूप में भी हो सकता है, और ये ग्रहिता की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि यदि वो उस संदेश से सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति भी अभिव्यक्त करे। ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ग्रहिता प्रेषक द्वारा दिए गए संदेश को अक्षरशः मानने के लिए बाध्य हो सकता है कि कुछ कमी के कारण, संदेश में अस्पष्टता के कारण वो उस संदेश को उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा हो, जिस भाव से, जिस विचार से, जिस संकेत से प्रेषक ने उसे भेजा हो। इसलिए वो दोबारा ये मांग कर सकता है कि मुझे दोबारा से स्पष्टीकरण दीजिए। वो ये भी कह सकता है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में ये कार्य इस तरीके से हो सकता है, और अगर वो असहमति दिखाता है तो प्रेषक के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो दोबारा से अपने संदेश को जांचे, देखे, परखे और पुनः उस संदेश को प्रेषित करे। उसके मन में कोई संदेह हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, प्रश्न हो सकता है। इन सभी को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करना प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी है। ग्रहिता को ये अधिकार है कि वो अपनी बात को कह सके। अगर वो किसी संकोच में किसी तथ्य से अनभिज्ञ हो जाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, या उसके लिए उससे असहमत होना आवश्यक हो जाता है, तब भी अगर वो उसको स्वीकार कर लेता है तो ये उसके लिए गलत होगा। स्पष्ट, प्रासंगिक, उपयोगी संदेश को वो स्वीकार कर सकता है। यदि संदेश अस्पष्ट है, अप्रासंगिक है, किसी भी दृष्टि से हानिकारक है, तो ग्रहिता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वह उस संदेश को अस्वीकार कर दे। ग्रहिता के लिए अनिवार्य है कि वह सक्रिय रूप से ध्यानपूर्वक प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को सुने, तभी वह उसका संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगा और अपनी सटीक प्रतिक्रिया प्रेषक तक वापस पहुंचा सकेगा। ग्रहिता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से ही प्रेषक को ये पता चलता है कि उस तक संदेश सही अर्थों में पहुंचा है या नहीं। अतः संप्रेषण में ग्रहिता द्वारा प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण ही नहीं, आवश्यक भी है।
ग्रहिता बिना संदेश का मूल्यांकन किए अपनी विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, उपयोगिता को समझ नहीं सकता। अतः अपनी प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसे संदेश का समुचित मूल्यांकन करना चाहिए और फिर मूल्यांकन करने के बाद, प्रतिक्रिया देने के बाद ग्रहिता का ये फर्ज बन जाता है कि वे संदेश के अनुसार कार्यवाही करें। अपने अगले वक्तव्य में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि संप्रेषण के कार्य कौन से होते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया कौन सी होती है और संप्रेषण के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।